तो वेलकम टू केमिंगेमा यूट्यूब चैनल। तो हमने पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, क्लास 10 का अपना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसमें से हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या कवर करा था। हमने कार्बन एज अ बेसिस ऑफ लाइफ देखा था, उसके एग्जांपल्स देखे थे कि कार्बन मेरे पास किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक पर्टिकुलर एक लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स और डिफरेंट डिफरेंट लिविंग स्पीशीज के अंदर, ठीक है। और कार्बन का देखा था कि कार्बन पीरियोडिक टेबल में कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट है, उसका एटॉमिक नंबर देखा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी और उसका पता करा कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी, जैसे टेट्रावैलेंसी हो गई और कैटिनेशन प्रॉपर्टी हो गई। टेट्रावैलेंसी मतलब, टेट्रा मतलब कि कहीं ना कहीं चार, चार मतलब कि जो मेरे पास कार्बन है उसके आउटर मोस्ट शेल में, और उसके कार्बन का जो मेरे पास, अगर मैं देखूं, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? चार इलेक्ट्रॉन्स है। उन चार इलेक्ट्रॉन्स के कारण वो कहीं ना कहीं क्या शो करता है? टेट्रा वैलेंसी शो करता है। टेट्रा वैलेंसी मतलब चार, फोर, फोर बॉन्ड्स बनाता है अदर एटम्स के साथ। और खुद के साथ भी अगर वो खुद के ही कार्बन एटम के साथ अगर वो बार बार बॉन्ड बनाएगा ना, तो हमने देखा था खुद के ही कार्बन एटम के साथ अगर वो बॉन्ड बना रहा है चार, तो कहीं ना कहीं वो एक लार्जर स्पीशीज या फिर लार्जर बड़े बड़े कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहा होता है, जिसे कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। लिंकिंग विद अदर कार्बन, लिंकिंग विद अनदर कार्बन, ऐसे फॉर्म कर करके एक बड़ी सी, चाहे वो हमने चेन स्ट्रक्चर देखा, लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर देखा, लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर देखा, है ना। हमने रिंग स्ट्रक्चर देखा, रिंग स्ट्रक्चर देखा, लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर देखा। ये जो देखने भी स्ट्रक्चर थे किसकी वजह से आ रहे थे? तेरे पास ये डिफरेंट किसकी वजह से? कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से आ रहे थे, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज की वजह से आ रहे थे, ठीक है। अब अगर कैटिनेशन बात करूं तो कैसे आ रहे थे? कार्बन चार बॉन्ड बना रहा है, अगर ये चार बॉन्ड हाइड्रोजन नहीं है, अगर इसमें हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, तो क्या है देखो। अगर इसमें हाइड्रोजन नहीं है, अगर मैं सिंपल बात करूं, यहाँ पे कार्बन ही ले लूं, कार्बन ले लूं, कार्बन ले लूं, कार्बन ले लूं, और फिर ये कार्बन भी और कार्बन के साथ जुड़ा है, कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन ही और कार्बन के साथ जुड़ा है, कार्बन कार्बन कार्बन, ये भी कार्बन के साथ जुड़ा है, कार्बन कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन। तो ऐसे टाइप के बहुत बड़े बड़े कंपाउंड बनाते हैं, ह्यूज कंपाउंड्स, ह्यूज कंपाउंड। तो ह्यूज कंपाउंड किसकी वजह से बनते हैं? ह्यूज कंपाउंड्स किसकी वजह से बनते हैं, किसके नेचर की वजह से? इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से, समझ आ रही है, क्योंकि ये टेट्रावेलेंट है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, हमारा क्या छूट गया था? हम आज पढ़ने वाले थे अपना एलोट्रॉप्स एंड देयर टाइप्स। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स एंड देयर टाइप्स का क्या मतलब है? एलोट्रॉप्स का मतलब है कि मेरे पास जो एक मॉलिक्यूल है ना, एक मॉलिक्यूल जो है, एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड, मेरे पास एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फॉर्मूला सेम हो सकता है, फॉर्मूला सेम हो सकता है, पर उसकी जो अपेयरेंस है, उसका जो स्ट्रक्चर है, अगर उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस के कारण जो एक ही कंपाउंड, एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग, एक ही एटम, जैसे कार्बन एटम है, कार्बन एटम है, उससे रिलेटेड बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं, स्ट्रक्चर्स। ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं ना, एक कार्बन एटम, एक एटम के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो बनाए जा रहे हैं, उसे कहते हैं उसके एलोट्रॉप्स, ठीक है। एक कार्बन एटम, एक एटम जब मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट कर सकता है, और इन डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं, तो उन सबको क्या कहते हैं हम? उन सबको कोलैबोरेटिवली कहते हैं हम एलोट्रॉप्स। समझ आ रही है? इसको हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, देखो क्या होता है। इसे हम पहले मिटा दूं, ठीक है। आगे मैं बात करूं, क्या है? द एबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ सम केमिकल एलिमेंट्स, कोई केमिकल एलिमेंट, जैसे इस केस में क्या है मेरे पास? कार्बन, इस केस में क्या है? कार्बन। द एबिलिटी ऑफ सम केमिकल एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन
टू और मोर डिस्टिंक्ट फॉर्म्स, ठीक है, एक या एक से ज्यादा डिस्टिंक्ट फॉर्म्स में अगर मेरे पास एक केमिकल एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे कहूंगा मैं कहीं ना कहीं, क्या है मेरे पास, एलोट्रॉप कहूंगा। समझ आ रही है? एलोट्रॉप कौन हो सकता है? मेरे पास ये एलोट्रॉप डायमंड हो सकता है। कार्बन का एलोट्रॉप क्या है? डायमंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? फुलरेंस फॉर्म में। ठीक है, वो अगली फॉर्म अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एलोट्रॉप ऑफ द एलिमेंट कार्बन फॉर्म्स ऑफ वेरियस एलोट्रॉप्स। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है? एक केमिकल एलिमेंट जो, एक केमिकल एलिमेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है ना, एग्जिस्ट कर रहा है एक या एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स में, एक या एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स में, या फिर एग्जिस्ट कर रहा है एक या एक से ज्यादा फॉर्म्स में, है ना, जिसकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो उसे हम कहते हैं एलोट्रॉप्स। ठीक है, और एलोट्रॉप का सबसे मेन एग्जांपल क्या है मेरे पास? कार्बन एलिमेंट। ठीक है, कार्बन एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है, उसकी टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन प्रॉपर्टी के कारण वो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट एलोट्रॉप फॉर्म करता है। ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है, जिसे कहते हैं उसके एलोट्रॉप्स। तो सबसे ज्यादा एलोट्रॉप्स कहीं ना कहीं कार्बन के ही होते होंगे। ठीक है, कार्बन फॉर्म्स मेनी एलोट्रॉप्स ड्यू टू इट्स यूनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर टेट्रावेलेंसी। देखा, मैंने कहा था सबसे मेन चीज टेट्रावेलेंसी इसका मेन कारण है। किसका? टेट्रावेलेंसी इसका मेन कारण है इसका एलोट्रॉप्स फॉर्म करने का। ठीक है, दूसरा मेन कारण एंड द एबिलिटी टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड अभी मैं पढ़ाऊंगा। कोवेलेंट बॉन्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मेरे पास कार्बन एटम है, वो मेरे पास क्या करता है कि मेरे पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से फॉर्म होता है। कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करता मेरे पास। ठीक है, शेयरिंग की वजह से होता है। ठीक है, वेरी अलाउंग फॉर वेरियस अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, अगर मैं देखूं अगली साइड्स में, तो कैसे मेरे पास कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है, अगर मैं देखूं टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का क्या मतलब है कि कितने टाइप्स होते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के। ठीक है, ठीक है, उसके एग्जांपल देखो। दो टाइप के एलोट्रॉप होंगे कहीं ना कहीं, एक क्रिस्टलाइन, एक एमोर्फस। ठीक है, क्रिस्टलाइन का क्या मतलब है? दो मेरे पास क्या होता है मेरे पास? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक होता है मेरे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म। एक सॉलिड के दो टाइप के स्ट्रक्चर वो होते हैं, फॉर्म्स, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। क्रिस्टलाइन क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनका रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम मतलब कि मेरे पास जो एटम है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक ऑर्डर फॉलो कर रहे हो, और जो ऑर्डर है ना, लॉन्ग फॉर्म ऑफ ऑर्डर, लॉन्ग फॉर्म ऑफ ऑर्डर, लॉन्ग फॉर्म ऑफ ऑर्डर मतलब एक, अगर एक सीरीज फॉलो कर रहे हैं ना, तो सीरीज बहुत लंबी चल रही होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं कहीं भी एक ब्रेक नहीं लगा, एटम के पीछे एटम है, एटम के पीछे एटम, ऐसे एटम के पीछे एटम, एटम के पीछे एटम, एटम के पीछे एटम, एटम के पीछे, और ये जो चेन है ये बहुत लॉन्ग चेन है, बहुत लंबी चेन है। ठीक है, पर ये होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विदाउट एनी क्लीवेज, मतलब कहीं भी कहीं भी एक ब्रेक नहीं लगाओ, कोई भी ब्रेक उसके अंदर नहीं होता क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। पर अगर मैं बात करूँ एमॉर्फस सॉलिड की, एमॉर्फस सॉलिड की बात करूँ, तो एमॉर्फस सॉलिड में मेरे पास क्या होता है कि एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ ऑर्डर नहीं होता, लॉन्ग फॉर्म ऑफ ऑर्डर नहीं होता है, नहीं होता इसमें। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ ऑर्डर नहीं होता है। दूसरा, मेरे पास रैंडम रैंडम अरेंजमेंट रैंडम अरेंजमेंट ऑफ एटम। जो एटम्स है ना, वो रैंडमली अरेंज होता है किसी सॉलिड के अंदर, मतलब एक ऐसा इसमें तो एक सीरीज फॉर्म करेंगे, पर बीच में ऐसा हो जाएगा, फिर एक ऐसा हो जाएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, फिर कभी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉर्म नहीं कर रहा होता है, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। और रैंडम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को अगर मेरे पास कहीं पे प्रेजेंट है, तो मेरे पास क्या है? कहीं ना कहीं एमॉर्फस है। अगर यहाँ पे कोई सीरीज फॉर्म हो भी है, अगर छोटी सी चेन फॉर्म हो भी है, तो अब बहुत लॉन्ग, मैंने लिखा ना, लॉन्ग फॉर्म ऑफ चेन, लॉन्ग फॉर्म ऑफ ऑर्डर फॉर्म नहीं करता है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑर्डर, मतलब कि छोटी सी चेन बनाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ ब्रेक लग जाएगा, है ना, उसके बाद शायद यहाँ से स्टार्ट होने लगे, यहाँ से स्टार्ट होने लगे, ऐसा, और फिर रैंडम अरेंजमेंट। तो ऐसे टाइप का डिफरेंट टाइप का एक, मतलब जहाँ पे कोई ऑर्डर फॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है, कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स
कहीं ना कहीं आता है मेरे पास एमोर्फस सॉलिड के अंदर, रैंडम अरेंजमेंट, ठीक है। कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा। अगर ऑर्डर थोड़ा बहुत फॉलो करेगा भी, सीरीज एक फॉलो करेगा, तो शॉर्ट फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट होगा, शॉर्ट फॉर्म अरेंजमेंट। और क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर मेरे पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है। समझ आ गया? समझ आया इसके अंदर? ठीक है। और क्या है इसके अंदर? और क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर मेरे पास क्या क्या प्रेजेंट होता है? क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन के एग्जांपल होता है मेरे पास, क्रिस्टलाइन के एग्जांपल होता है एक और डायमंड। डायमंड तुम्हें पता ही होगा, कार्बन के एक क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है एलोट्रॉप। एक कार्बन डायमंड एलोट्रॉप, ग्रेफाइट एलोट्रॉप, पलरेंस एलोट्रॉप, ठीक है। तीन एलोट्रॉप्स हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। पर एमोर्फस के टाइप के अंदर बात करूं तो कोल हो गया, चारकोल्स हो गए, या फिर लैम्प ब्लैक हो गया। कोल तुम्हें पता है, कोयला, ठीक है। चारकोल जो फेस वॉश वगैरह में यूज होता है, और लैम्प ब्लैक, ठीक है। तो मेन चीज ये तुम्हारे तीन तीन है। डायमंड हो गया, तुमसे ज्यादातर डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं ना। चलो, अगर मैं देखूं क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स की बात करूं, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स की, तो इसमें तीन चीज है, डायमंड, ग्रेफाइट और पलरेंस। क्या है इसमें देखो, अगर मैं देखूं डायमंड, डायमंड के अंदर जो हर एक कार्बन एटम है, लेट्स से इस कार्बन एटम की बात करो, ये मेरे पास कार्बन एटम, इस कार्बन एटम की बात करो, तो यहाँ पे एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड। ईच कार्बन एटम, ईच कार्बन एटम फॉर्मिंग फोर बॉन्ड्स, ठीक है। इसमें हर एक कार्बन एटम मेरे पास चार बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से एक तरीके का ये टेट्राहेड्रल, इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। ईच यूनिट की, ईच यूनिट हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करूं, हर एक कार्बन एटम, एक इस यूनिट की बात करूंगा मैं, ठीक है। और एक इस यूनिट की बात करूं मैं, और एक 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 इस यूनिट की बात करूं मैं, तो हर एक यूनिट, जो छोटी छोटी यूनिट देख रहे हो ना आप इसके बड़े से स्ट्रक्चर के अंदर, तो हर एक छोटी छोटी यूनिट के अंदर एक कार्बन एटम घिरा हुआ है मेरे पास चार एटम, चार कार्बन एटम से, जिसकी वजह से ये मेरे पास जो शेप है, वो कौन सी शेप देता है? ये मेरे पास शेप देता है, ज्योमेट्री देता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और स्पेशल बात जान लो डायमंड के बारे में, ठीक है। डायमंड एक तो प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर है, क्योंकि तुम देखो एक कार्बन एटम, एक एरा अबव द प्लेन, एक एरा, एक एरा, अगर तीन ये प्लेन में है, तो एक कहीं ना कहीं बाहर जा रहा होगा, समझ रहे हो? तो ये नॉन प्लेनर है, ठीक है। और एक कार्बन एटम मेरे पास क्या शो कर रहा होगा? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो कर रहा होगा, ठीक है। पर ग्रेफाइट का अगर मैं केस देखूं, तो इस ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम को देख लो, एक, दो, तीन, ओनली तीन कार्बन एटम से सराउंडेड है, ओनली तीन कार्बन एटम से सराउंडेड है। इसका मतलब इसकी जो शेप आ रही होगी, कहीं ना कहीं मेरे पास ज्योमेट्री आ रही होती है, वो आती होती है ट्रायगोनल, ट्रायगोनल प्लेनर। मेरे पास जो शेप है वो कहीं ना कहीं आ रही होती है ट्रायंगुलर प्लेनर। इसकी ज्योमेट्री अगर मैं बात करूं, तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी होती है sp2। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन, तो मैं हाइब्रिडाइजेशन याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ बेसिक नॉलेज के लिए। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, जिसकी वजह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो कर रहा होता है। पर ग्रेफाइट के अंदर ये मेरे पास प्लेनर है, देखो एक हेक्सागोनल रिंग फॉर्म कर रहा होता है। ये मेरे पास एक हेक्सागोनल यूनिट, हर एक यूनिट जो है एक हेक्सागोनल शेप फॉर्म कर रही होती है, ये देखो, ये देखो, सारे हेक्सागोनल, एक टाइप की हेक्सागोनल रिंग, जैसे बेंजीन रिंग दिखती है ना, वैसे ही कुछ ये हेक्सागोनल रिंग। तो हर एक जो हेक्सागोनल रिंग है, ये सारी जो है प्लेनर है, देखो एक प्लेनर। पर दूसरा प्लेन कहाँ से स्टार्ट होता है? इसके थोड़ा नीचे से, फिर दूसरा वाला इसके भी थोड़ा नीचे से, ठीक है। तो ऐसे हेक्स प्लेनर है, ठीक है। हर एक कार्बन, हर एक इस प्लेन के अंदर हर एक जो कार्बन एटम है, वो मेरे पास sp2 है, sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हर एक कार्बन एटम तीन एटम से, तीन कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से एक ट्रायगोनल प्लेनर मेरे पास ज्योमेट्री आ रही होती है। और हर एक कार्बन एटम मेरे पास जो है प्लेनर होता है, मतलब ये जो पूरी शेप है ये मेरे पास प्लेनर है। अगर तुम ये पूरा देखो, ये जो सारी हेक्सागोनल यूनिट है, एक सारे एक प्लेन में है, ठीक है, इन वन प्लेन, एक प्लेन में। पर यहाँ इस केस में, इस केस में, इस केस में मेरे पास कार्बन एटम प्लेनर नहीं था, ठीक है। मतलब जो पूरी एक टेट्राहेड्रल यूनिट आ रही थी वो नॉन प्लेनर थी कहीं ना कहीं, ठीक है।
और अगर तुम फ्लोरेंस की बात करोगे, फ्लोरेंस के केस में तो एक टाइप का बॉल स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगा, तुम्हें इससे ज्यादा इसे याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक टाइप के फ्लोरेंस में याद कर लेना कि एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है, बॉल टाइप स्ट्रक्चर, बॉल टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगा, ठीक है। बस आगे मूव करते हैं। होप करता हूँ तुम्हें डायमंड और ग्रेफाइट अच्छे से याद हो गया हो, क्या क्या इंपॉर्टेंट बात होगी। अगर मैं बात करूं, मेरे पास मेन चीज, एक और चीज स्टार्ट करते हैं कि अपना वाई कार्बन डज नॉट फॉर्म सी कार्बन 4+ कैटायन एंड कार्बन 4- एनायन, क्यों? एनायन होगा। क्यों? ये मेरे पास कार्बन, कार्बन 4+ क्यों नहीं बनाता, कार्बन 4- क्यों नहीं बनाता? कार्बन 4+ का क्या मतलब है कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 2 4। 2 4 में से 4+ का क्या मतलब है कि चार इलेक्ट्रॉन लूज, 4 इलेक्ट्रॉन लूज मतलब 4 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, 4 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन दो। कहीं ना कहीं इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कहीं ना कहीं 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। समझ आ रही है? पर इसके प्रोटॉन कितने हैं? इसके प्रोटॉन है मेरे पास, मान लो कि ये रहा मेरे पास न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस, अरे ये के शेल, के शेल, ये मेरे पास के शेल में ही बचा होगा, ठीक है। ये मेरे पास के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, यहाँ पे मेरे पास 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होता है कि जब मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियस अपने चारों इलेक्ट्रॉन को एकदम टाइटली क्लोज बांध के रखता है, क्योंकि ये इसकी सेकंड शेल में प्रेजेंट है, समझ रहे हो? पहले कैसा था कार्बन एटम, ऐसे दिख रहा होगा देखो, कि के शेल, एल शेल, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पर मेरे पास दूसरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज, ये इन इलेक्ट्रॉन्स की तरफ बहुत ज्यादा अच्छा खासा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगा रहा होता है, मतलब ये पॉजिटिव है, ऑपोजिट चार्ज को, इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से बांध के रखा होता है, एकदम टाइटली होल्ड करके रखा होता है। इस टाइटली होल्ड करने की वजह से हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है पड़ती है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देना ज्यादा फिजिबल नहीं होता मेरे अंदर, मेरे पास कंपाउंड अनस्टेबल ही बनेगा जो भी बनेगा। तो इसलिए कार्बन 4 बहुत ज्यादा अनस्टेबल फॉर्म हो रहा होता है, क्यों? क्योंकि कार्बन 4+ क्योंकि फिजिबल ही नहीं है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस है, क्योंकि एटम छोटा है, एटम जितना ज्यादा छोटा होगा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा बढ़ रहा होगा, समझ रहे हो, उसके इलेक्ट्रॉन्स पे। तो उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मेरे पास जो बाहर से जो एनर्जी देनी पड़ेगी ना, इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, वो बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, जो इतनी एनर्जी देना फिजिबल नहीं होता है, ठीक है। इसलिए मेरे पास जो कार्बन 4+ एटम फॉर्म हो रहा है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। पर कार्बन 4- क्यों अनस्टेबल है? ये भी अनस्टेबल है, ये भी फॉर्म नहीं हो रहा। भाई मेरे पास फॉर्म नहीं हो रहा का इस मतलब बताऊँ क्या होता है, क्योंकि मेरे पास अनस्टेबल होता है। अगर मेरे पास कार्बन से मैं कार्बन कार्बन 4+ बना रहा हूँ और ये बन नहीं रहा, इसका क्या मतलब है, ये बना, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल था, अनस्टेबल होने की वजह से अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आ जाता है। इसलिए मेरे पास वाई कार्बन डज नॉट फॉर्म, क्योंकि कार्बन 4+ का रीजन समझ आ गया। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड है क्या, कार्बन 4+ बनाने के लिए, और कार्बन 4+ जब, पहली बात तो इतनी एनर्जी देना फिजिबल ही नहीं है, और इतनी एनर्जी देके निकाल देते हैं, तो कार्बन 4+ मेरे पास बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाए, क्यों? क्योंकि मेरे पास जो न्यूक्लियस है, ओनली दो ही इलेक्ट्रॉन को आप पकड़ रहा होगा, उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ओनली 2 इलेक्ट्रॉन पे लग रहा होगा, है ना। पर अगर मैं कार्बन 4- की बात करूं, कार्बन 4- की, तो पहले एटम ऐसे दिख रहा होगा। अब इसका क्या मतलब है, 4- मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और डाल दूं, और जब मैं 4 इलेक्ट्रॉन और डालूंगा ना इसमें, तो कैसा दिखेगा, रुक जाओ, ये मेरे पास फुल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये रहा न्यूक्लियस, जगह भी नहीं है बनाने के लिए, ये रहा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन पहले के, 4 इलेक्ट्रॉन पहले के थे, 4- का क्या मतलब है, 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए, 4+ का क्या मतलब है, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन, हाँ, 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। इसमें क्या होगा, अब जो न्यूक्लियस है ना मेरा, अब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, अब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सारे इलेक्ट्रॉन्स पे नहीं लग रहा होगा, ठीक है। मतलब कि पहले उसकी कैपेसिटी थी सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगाना,
और उसको होल्ड करके रखना। पर जब मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना स्ट्रांग नहीं रहा, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना स्ट्रांग नहीं रहा। वो हो मेरे पास 6 प्रोटॉन, मेरे पास 6 प्रोटॉन कहीं ना कहीं मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? छह। छह, छह 10, मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ होल्ड करके नहीं रख सकता, इतनी कैपेसिटी नहीं है। 6 प्रोटॉन्स, मेरे पास 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके नहीं रख सकते, जिसके कारण मेरे पास C4 भी अनस्टेबल आ रहा होगा। ठीक है, अगली स्लाइड को मूव करते हैं, देखते हैं क्या है। देखो, ये रहा रीजन। ठीक है, कार्बन 4+ का पहली बात तो देख लो, कार्बन इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोशन, ये तो हमने देख लिया। 2 4 कॉन्फिगरेशन, 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, अगर इसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी है किसकी, हीलियम की, इसे हीलियम वाली कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, 4+ बना ले, या तो कार्बन 4+ बना ले, या कार्बन 4- बना ले। ठीक है, यही हो सकता है अगर इसे आयनिक कंपाउंड फॉर्म करना है। आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, अगर तुम देखो, मेरे पास दो ही तरीके होते हैं किसी को ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए। ऑक्टेट रूल क्या होता है, कहीं ना कहीं 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल करना, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन आउटर, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पुल करना। ठीक, 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, मान लो ये मेरे पास 2 4 कार्बन एटम है, ये है। अगर इसे आयनिक बॉन्ड फॉर्म करना है ना, आयनिक क्या होता है, एक मेरे पास एक एटम होता है ए, है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन पूरा, एक इलेक्ट्रॉन किसे दे देता है, मेरे पास दे देता है बी को, और बी पे आ जाता है 1 नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाता है 1 पॉजिटिव चार्ज। तो एक कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ही हो गया, ए ने पूरा एक इलेक्ट्रॉन पूरा बी को ट्रांसफर कर दिया। तो जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहने कहेंगे, इस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मेरे पास बनता है कहीं ना कहीं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, पर इस केस में 4 इलेक्ट्रॉन तो नहीं सकता, हमने देखा कि जब कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा या 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो इसकी वजह से क्या होता है कि मेरे पास ये ज्यादा अनस्टेबल होता है, और इसकी वजह से कार्बन 4+ और कार्बन 4- फॉर्म नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो बिना ट्रांसफर कर सकता है, ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो ये क्या करता है, मेरे पास कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है। शेयर मतलब कि ए ने पहले बी को दिया था, पर ए के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, बी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, ये आपस में एक शेयर कर देते हैं, एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर देते हैं, इसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। तो मेरे पास जो कार्बन एटम है कहीं ना कहीं एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा, क्योंकि ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा। ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, शेयर करने की वजह से एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है, आउटर मोस्ट शेल में या तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, या 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ेंगे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। और ये इसलिए लिखा है इस केस में कि ये एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, पर एक कभी भी कार्बन ना 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना गेन करेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं देखूँ, रुक जाओ, यार। ठीक है, अगर मैं देखूँ ध्यान से, ये क्या लिखा है, इफ कार्बन एटम, अगर कार्बन 4+ की बात हो रही है, ठीक है, इफ कार्बन एटम लॉस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो कार्बन 4+ का टाइम बनाएगा, इट वुड बी रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन लिविंग बिहाइंड द कार्बन कैटायन। समझ आ गई, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो मेरे पास पॉसिबल नहीं हो रही होती। ठीक है, फिजिबल नहीं होती। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और जब मेरे पास, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल भी दिए, तो मेरे पास 6 प्रोटॉन कहीं ना कहीं मेरे पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहे होंगे। समझ आ गई, तो इसको फिजिबल क्यों नहीं थी, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही होती है, क्योंकि न्यूक्लियस मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड करके बैठा होता है अपनी तरफ। ठीक है, तो उसका आउटर मोशन से निकालने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही होती है। ठीक है, वेट अ मिनट। ठीक है, अगर मैं देखूं सेकंड चीज, कार्बन 4+ का फॉर्म नहीं हुआ, कार्बन 4- क्यों नहीं फॉर्म हुआ, देखो, गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, और कार्बन 4- फॉर्म एनायन फॉर्म कर देता, पर इसके बाद फिर क्या होता है कि मेरे पास जो 6 प्रोटॉन्स है उसको 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करके, जो मेरे पास
6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए क्या है, मेरे पास 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकते हैं, है ना, उसके लिए ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और कार्बन, इसलिए कार्बन 4 माइनस मेरे पास कहीं ना कहीं अनस्टेबल हो रहा होता है। यही रीजन है कि मेरे पास जो कार्बन 4 प्लस है और कार्बन 4 माइनस आयन फॉर्म नहीं हो रहे थे। एक तो क्या रीजन है, कार्बन 4 प्लस आयन फॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है जो फिजिबल नहीं है। पर कार्बन 4 माइनस में क्या दिक्कत है, 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरे पास जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। और अनस्टेबल न्यूक्लियस कभी भी फॉर्म होना नहीं चाहेगा, जिसके कारण वो मेरे पास कार्बन 4 माइनस फॉर्म ही नहीं करता। कार्बन हमेशा ना कार्बन 4 प्लस फॉर्म करेगा ना कार्बन 4 माइनस। समझ आ गई, समझ आ गई स्लाइड। आगे मूव करते हैं। कार्बन overcomes this problem by sharing its valence electron with other atom of carbon or with other elements। मैंने क्या कहा था, वो था ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आएगा शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ गई। मैंने कहा था कार्बन हमेशा इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेगा, ये शेयरिंग है, दो एटम के साथ शेयर करेगा, एक एटम के साथ शेयर करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बिलीव करता है, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर क्यों करने पड़े, क्योंकि ट्रांसफर नहीं कर पा रहा था यार। ट्रांसफर जब करेगा ना, जब वो C4 प्लस और C4 माइनस बनाए, ये C4 प्लस और C4 माइनस बना ही नहीं पा रहा, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को फेंक ही नहीं पा रहा, ना इलेक्ट्रॉन को गेन कर पा रहा है, सीधा ट्रांसफर नहीं कर पा रहा, ओनली शेयर कर सकता है। तो इससे ये ओवर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा, C4 प्लस और C4 माइनस वाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे देखते हैं। ये रहा कार्बन, ठीक है, ये बाकी अदर एलिमेंट के साथ हाथ मिला रहा है, देखो, कार्बन और अदर एलिमेंट, ये आपस में हाथ मिलाने का क्या मतलब है, कहीं ना कहीं ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर पा रहा होगा, और बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, समझ लो, एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन, आपस में बॉन्ड शेयर के कारण एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। समझ आ गई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की कहानी। ऑक्टेट रूल को हम कल देखेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में, ठीक है। आज का लेक्चर समझ आया, कार्बन से रिलेटेड था पूरा। कार्बन कैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करता, कार्बन 4 प्लस 4 माइनस में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। और कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट एलोट्रॉप्स भी पढ़े डिटेल में, चाहे वो मेरे पास ग्रेफाइट हो, चाहे मेरे पास डायमंड हो, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फो सॉलिड्स के बीच में भी डिफरेंस पड़ा। समझ आ गई। तो अच्छा लगा लेक्चर तो लाइक करें, शेयर करें गेम चैनल को, और कमेंट्स में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ आया कि नहीं, और जिस चीज में डाउट हो पूछ लेना। ओके बाय।